आलोक रंजन जी और हमारे बख्तियारपुर के जो राजद विधायक जी में कोई अंतर नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन जी, यूसुफ सलाउद्दीन, हाँ हाँ, वो भी राजा है, ये भी राजे हैं, हाँ, ये स्वीट्स कॉर्नर के राजा है, हाँ, वो तो नवाब साहब के पोता हैं तो उसका राजा है। हाँ। आज तक किसी जनता से तो कभी मुखातिब नहीं हुए हैं। तो पंचायत में कोई ऐसी योजना नहीं दिख रही है? नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा। कपेश्वर नाथ 54 फीट का काम और 3 बार है, अगवानी से लाता है जल भर करके। 7-8 एकड़ जमीन है, इसको अतिक्रमण हो गया। माननीय वर्तमान विधायक जी को भी हम लोग के मंत्री थे जब बिहार सरकार में, तब भी के कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में आप देखेंगे कि नेताओं के होर्डिंग्स और बैनर से पूरा शहर पटा हुआ है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बिहार के विधानसभा में नेताओं के साथ अब चुनाव में जनता ने भी एंट्री ले ली है और कुल मिलाकर जनता में भी उत्साह अच्छा खासा देखा जा रहा है। इन सब के बीच कई तरह के बदलाव बिहार में हुए हैं। एनडीए ने कई सारी योजनाएं लागू की है और महागठबंधन के पास भी तरह तरह के मुद्दे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन के पास 5 महत्वपूर्ण मुद्दा था, उसमें से 4 एनडीए सरकार ने लागू कर दी है, जिसमें माई बहन मान योजना के अंतर्गत आप कह सकते हैं उसका एक अल्टरनेट निकाला कि 10,000 महिला को मिलेगा और उससे वो स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगी। तेजस्वी जी ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा बिहार वासियों को। 125 यूनिट बिजली एनडीए सरकार ने फ्री कर दी है बिहार में। इसके अलावा आप देखेंगे महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा और जो है आप अगर आकलन में जाए तो आपको ये दिखेगा कि जिन मुद्दे को तेजस्वी लगातार उठाते थे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या बात हो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ोतरी की, तो 400 जो बरसों से चला रहा था एनडीए के कार्यकाल में, उसको अब 1100 किया गया है। तेजस्वी जी कह रहे हैं 1500 हम करेंगे अगर सत्ता में आए। इस बीच एक और नई पार्टी उभरी है, जनसुराज, जिसके प्रणेता है प्रशांत किशोर। वो कहते हैं कि अपने बच्चों का मुंह देखकर इस बार के चुनाव में आप मतदान करें। तो क्या कुछ मुद्दा है और इन मुद्दे से बिहार की जनता जो है किसके पाले में आने वाली है, इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी और काप पश्चिमी के मुखिया अरेंद्र प्रसाद यादव जी। इनका काफी अनुभव रहा है, कई चुनाव अलग अलग पार्टियां चाहे एनडीए हो या आरजेडी हो, इनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में लड़ी है। कुछ विजय हुए और कहीं किसी चुनाव में पराजय भी हासिल करना पड़ा। अरेंद्र बाबू, आपका अनुभव क्या कहता है? एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जिस दल से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको बिहार में होने क्या जा रहा है? बिहार की जनता किसके पाले में आएगी? बच्चों का मुंह देख के वोट देने वाली है या ये सौगात दर सौगात जो मिल रही है एनडीए की ओर से उस पर चलने वाली है, या तेजस्वी की जो युवा सोच है और वो जो कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हम बिहार वासियों को बिहार में ही रोजगार देंगे? जनता कितना समझ रही है? जनता किसके पाले में आएगी आखिर में? जनता जो है श्रीमान अभी के परिवेश में और हम लोगों का जो आज से 20-25 साल जो राजनीति था, चाहे पंचायत का हो कि विधानसभा का हो कि लोकसभा हो, उस वक़्त में जनता उतना कॉन्शस नहीं थी जी। उस वक़्त में ऑफलाइन चलता था, अब ऑनलाइन हो गया है। जनता का ब्रेन और बुद्धि भी अब ऑनलाइन हो गया है जी। हर आदमी अब समझता है जो हमको किसको वोट देनी है। और जनता यह भी समझती है कि व्यक्तिगत तौर पर जात पात पार्टी से ऊंचा उठ करके व्यक्ति विशेष पर भी बहुत जनता वोट देती है। जो अच्छा चरित्र वाले, मिलाकर आप कह सकते हैं कि जनता बिहार की जागरूक हो चुकी है और जनता जानती है कि उन्हें किसे जिताना है, किसे हराना है। इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि जनता सजग है। जनता सजग है। अच्छा, देखिए, चूंकि हम लोग पंचायत दर पंचायत इसलिए घूम रहे हैं, पहले भी आपसे बात हुई थी, SIR एक मुद्दा आया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम जो है लिस्ट से कट गया है।
कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ जेनमिन कटा है जो जिनकी मृत्यु हो गई है। कुल मिलाकर आपके पंचायत में जो कांप पश्चिमी पंचायत, इसकी स्थिति क्या है? यहाँ जो वोटर कटे हैं वो जेनमिन है या आपको लगता है कहीं ना कहीं, जैसे तेजस्वी जी आरोप लगाते हैं कि वोट की चोरी कर रही है एनडीए सरकार, इसलिए ये सब किया गया? लोकसभा में आपने किया नहीं, विधानसभा आते ही आपको क्यों याद आ गया है कि हमें जो है वोटर आईडी का पुनरीक्षण का कार्य करना है? इसमें कहावत है जो भट्टा पथ और कुपथ भी नहीं कहता है देहात में, तो वही हो गया है। 60% तो अभी वर्तमान की जो सरकार है वह अच्छी काम कर रहा है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा दोबारा नाम था, मृत लोग का भी नाम था जी, जो पलायन कर गया था उसका भी नाम था। दो जगह वोटर आईडी, दो जगह वोटर का नाम था। यह तो बहुत अच्छी बात है जो ही कट रहा है और एक ही जगह उसका वोटर, मतलब कोई ऐसा तो नहीं रह गया आपके पंचायत में, कोई समुदाय, कोई वर्ग, चाहे दलित हो, वंचित हो, माइनॉरिटी हो, ज़्यादातर कहा जाता है कि उन्हीं के वोटर हमारे पंचायत में तो, हमारे पंचायत में तो जहाँ तक जो बीएलओ सजग है, जो बीएलओ सजग है जी जी, वो बीएलओ ने काम किया है और अच्छी काम किया है। मतलब आपके पंचायत में बिल्कुल जेन्युइन वर्क हुआ है? जमीन में कुछ परसेंट जो बीएलओ है जो थोड़ा लापरवाही किया है, कुछ परसेंट बीएलओ जो लापरवाही किया है, जो सजग नहीं था। हम कुछ बीएलओ हमसे भी राय लिया, हमको भी जो लिस्ट दिया दिखाया मृत का, पलायन का, दोबारा का, तो हमने देखा तो हम संतुष्ट हो गए। मतलब पंचायत संतुष्ट है, आप संतुष्ट हैं कि जो कुछ बीएलओ नहीं दिया, कुछ राजनीति से ग्रसित था, जो हमारा विरोधी था वो बीएलओ वो नहीं दिया। अब उसका तो हम नहीं कह सकते हैं। जो बीएलओ दिया है वो सब सही है, जो बीएलओ नहीं दिया है वो गलत है। चलिए, बहुत बदलते हुए बिहार को आपने देखा, सहरसा को बदलते देखा। सहरसा विधानसभा में हम बैठे हैं तो थोड़ा सहरसा विधानसभा पे भी चर्चा करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अभी के जो विधायक हैं भाजपा के, आलोक रंजन जी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है, आपके पंचायत में कुछ विशेष दिन उनके द्वारा हुआ जो विधायक फंड से कार्य कराया गया हो? कोई काम आपको दिख रहा है? आलोक रंजन जी और हमारे बख्तियारपुर के जो राजद विधायक जी में कोई अंतर नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन जी, यूसुफ सलाउद्दीन, वो भी राजा है, ये भी राजे है। ये स्वीट्स कॉर्नर के राजा है, वो तो नवाब साहब के पोता हैं तो उसका राजा है। आज तक किसी जनता से तो कभी मुखातिब नहीं हुए हैं। काम तो मुख्यमंत्री सड़क तो वैसे आता है और उनको देना ही है चीफ मिनिस्टर को, तो मुख्यमंत्री सड़क बन जाता है, बस यही। तो उनसे जनता, आम जनता से जो मुखातिब कहिएगा, रूबरू हुए हैं कहीं किसी भी पंचायत में जा करके कि भाई आपके पंचायत में क्या समस्या है, तक जुड़ाव नहीं हो पाया। मतलब जीते हैं तो कुर्सी पर बैठ करके पटने से अपना मुखातिब हुए हैं, क्या सहरसा से मुखातिब हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो पंचायत में कोई ऐसी योजना नहीं दिख रही है? नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। देखिए, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। एक तरफ वादे होते हैं। जब वे मंत्री थे और हमारे गांव में एक कपेश्वर धाम है जो राजा हरिवंश सिंह की माता, राजमाता का ही बनाया हुआ है जी, कपेश्वर नाथ। 51 फीट का काम और 3 बार लेकर के हमारे छोटा अनुज बराबर जो अध्यक्ष वही है, जाता है, अगवानी से लाता है जल भर करके। उसको बार बार हम लोग शरद जी के टाइम से भी कहते आए हैं कि इसको कम से कम ट्रस्ट में लिया जाए। 7-8 एकड़ जमीन है, इसको अतिक्रमण हो गया। माननीय वर्तमान विधायक जी को भी हम लोग के मंत्री थे जब बिहार सरकार में, तब भी कहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए अभी तक, कोई रिस्पॉन्स। जब कोई वह चीज हम लोगों के पंचायत का कार्य है तो होना धार्मिक है, और हमारे पंचायत का एक समझिए जो कश्मीर है, वो कुल मिलाकर इस पंचायत का कोहिनूर है और कश्मीर आप कह सकते हैं कि कोहिनूर है और बड़ा दार्शनिक स्थल है। कोई नेता 52 फीट का कांवर वहां पर लगातार लाया जा रहा है कई वर्षों से। अच्छा, ज्यादा हम लोग
डिटेल में ना जाते हो, संक्षिप्त में चलते हैं। संक्षिप्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मान के चलिए आरजेडी अपना उम्मीदवार पान चौपाल समाज से किसी को बनाती है या अशोक सिंह यहाँ से उम्मीदवार होते हैं राजद के, तो आपको क्या लगता है सहरसा की स्थिति किस ओर जाएगी और जनता किसके साथ जुड़ेगी? एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा या कुल मिलाकर आपको लगता है कि आरजेडी हावी हो जाएगी, यहाँ महागठबंधन हावी होगी? वैसे तो हमको सुनने में आया है कि महागठबंधन के तरफ से यह सीट चेंजिंग भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आरजेडी को ही मिले जी, हो सकता है कांग्रेस को भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी चर्चाओं का बाजार, चर्चा का हम लोग जो सुने हैं जी जी जी, कहा है कि हम लोगों को मोबाइल पर भी कुछ आदमी ने मैसेज दिया है जो मुखिया जी अगर तारानंद सादा को टिकट कांग्रेस से दिया जाए तो कैसा रहेगा, हम लोगों से मंतव्य लिया गया। तो हमने कहा कि हम लोग को तारानंद सादा जी से तो बहुत पुराने नेता हैं, वो भी उनको अनुभव बहुत ज़बरदस्त अनुभव है, अब महागठबंधन से भी वो जुड़े हुए हैं, सब दिन कांग्रेस से रहे हैं, अगर उनको भी मिलेगा तो कोई हर्ज नहीं है जी। अच्छे नेता हैं और महागठबंधन के तहत वो काम कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अनुभव भी है उनको, पुरानी अनुभव है। कहा कि वे जो हैं राजीव गांधी के टाइम से कांग्रेस में है। बिल्कुल, राजीव गांधी के चहेते थे। सहरसा में जब राजीव गांधी आए थे तो जो पथराव हुआ था उस पथराव में तारानंद सादा घायल हुए थे राजीव गांधी को बचाने के लिए, तो कांग्रेस परिवार थे वहाँ पर, इसलिए हम बोल रहे हैं थे वहाँ थे हम जी, उस वक्त थे। श्रीमती गांधी को जो वहाँ गैरथान में नूरी पत्थर चला था उसमें थे। हमारे छोटा अनुज, उसमें FIR भी हुआ था, इन पर केस भी हुआ था। तो परमेश्वरी प्रसाद निराला ये लोग सब आदमी मुराले हुए, तो वो विधायक हो गए, वर्मा जी MLC हो गए। हमारे भाई साहब जो है छोटे भाई शरद जी का झोला ढोते ढोते सरदो जी मर गए, कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। राजनीति उतार चढ़ाव का दौर होता है, और उतार चढ़ाव में देखिए कि जो समर्पित कार्यकर्ता जदयू के सक्सेस हो जाते हैं। अध्यक्ष थे और शरद जी के बहुत बड़े चहेते थे। शरद जी जब आते थे हमारे दरवाजे पर धीरेन्द्र जी को खोजते आते थे और बराबर कहते थे। और हमारे जो RP यादव साहब जो पूर्व मंत्री थे राजद के राज मंत्री, हमको कहते थे कि हमको मधेपुरा विधानसभा, हम लोग मधेपुरा विधानसभा में पहले थे 4 पंचायत कट करके पत्थरघट में लेकर के, बिल्कुल हे मुखिया जी हमको किसी कपिल देव प्रमुख का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, हमको धीरेन्द्र यादव का डर। अगर धीरेन्द्र यादव को टिकट मधेपुरा से मिल गया तो हम हार जाएंगे बिल्कुल। इसलिए धीरेन्द्र यादव को कहिएगा, हम तो उनका गुरुजी हैं, इसलिए हमको हमारे खिलाफ जब तक हम जिंदा आएंगे खड़ा होने के लिए। मैंने हम लोग उनसे बहुत अच्छी अटैचमेंट, मैंने एक घरेलू बात लेकर के हमको हंसते हंसते बात बोले थे। जी 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 जी। अब तो बेचारे नहीं है, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। अब तो वो नहीं है, वो तो चले गए। बहुत हंसते नेता थे वो, दिलदार नेता थे, उनको राजो हीरो से जाना जाता था मधेपुरा में। हम लोगों से बहुत जुड़ल थे वो। भोली बाबू मरे थे तो हम ही लोग उनको विधायक कांग्रेस से बनाए थे। बिल्कुल, हमारे भाई साहब हमारे देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कई चुनाव को देखा है, सर ने कई नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया है। यहाँ खासकर अगर हम बात करें तो ये जो सौर से कांप का एरिया है, यहाँ से सौर बाजार तक के चुनाव को मैनेज करना अच्छी तरह से जानते थे, और एक दबदबा इनके परिवार का शुरू से ही राजनीति में रहा है। मेरा सवाल थोड़ा सा आप मिस कर गए। चलिए, ये तो कांग्रेस की बात हो गई। आरजेडी अगर टिकट लाती है आरजेडी में, तो आपको क्या लगता है पान समाज का कोई व्यक्ति ज्यादा हावी हो पाएगा या अशोक सिंह हावी? आरजेडी में अशोक बाबू का जहाँ तक सवाल है तो अशोक बाबू के चरित्र का तो कोई तुलना नहीं कर सकता है कोई। अशोक बाबू में कोई दाग नहीं। अशोक बाबू बहुत अच्छे नेता में से आते हैं और लालू जी के नेतृत्व में वो काबीना मंत्री भी रह चुके हैं जी। इस एरिया का बहुत अनुभव है, घर घर का अनुभव। जबकि हम लोग मधेपुरा विधानसभा में थे, उतना जुड़ल नहीं थे, तो भी हम लोगों से उतना ही स्नेह प्यार उन लोगों को, मंत्री जी को था, पूर्व मंत्री जी को, उसमें कोई कमी नहीं है। राजा परिवार से बिलोंग करते हुए भी वो गरीब गुरबा सबका सुनते थे, जनता से जुड़ल रहते थे
अब पदाधिकारी को कभी हॉबी होने नहीं देते थे। अच्छा, चलिए, पदाधिकारी का आपने जिक्र किया। हाँ, वर्तमान में चूंकि एक पंचायत का नेतृत्व आपके पास है, इस पंचायत के प्रथम व्यक्ति मुखिया के तौर पर आप कुर्सी पर विराजमान हैं, क्या लगता है, बहुत सारे आरोप संग लगाती है कि बिहार के पदाधिकारी जो है वो नीतीश कुमार की छोड़कर किसी की नहीं सुनते, आप लोग प्रताड़ित हैं? एकदम नहीं सुनते, सीधे सीधे पदाधिकारी से ही नीतीश जी चलते हैं, नीतीश जी से पदाधिकारी नहीं चलते, बस एक लेन में ही साफ है, यही समझ। बिल्कुल, तो समझ लीजिए थोड़ा अफसरशाही पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और चुनाव की स्थिति पर खुलकर इन्होंने सारी बातें रख दी है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है? देखिए, अगर यदि थोड़ा सा जात पात से ऊपर उठ करके अगर यदि लोग समझे तो बदलाव जरूरी है। चेंजिंग नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो बदलाव किस और जाए? मैंने कहा एक नया दल भी है, पुराना दल तो है। नहीं, प्रशांत किशोर जी तो अभी बहुत दूर है। हाँ। अभी जो विरोधी दल में है, गठबंधन में जो आ जाए, गठबंधन में जो आ जाए, हमको ये जरूरी नहीं है तेजस्वी जी हो, कोई हो एनीबॉडी, लेकिन गठबंधन में कोई आवे, नेतृत्व करे तो बदलाव जरूर होगा। बिल्कुल, बदलाव जो है उससे होने से ये होता है कि अभी जैसे हम कहते हैं कि अफसरशाही हावी हो गई है, मुखिया जी अपनी भी जुबानी बता रहे थे कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, सीएम साहब की भी नहीं सुनते हैं, आरोप लगा रहे हैं। सीएम साहब को अधिकारियों का सुनना पड़ता है तो उस व्यवस्था पर लगाम लगेगी। रोजगार पलायन, तमाम तरह के मुद्दे तेजस्वी जी के पास हैं और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि युवाओं का एक जो जनाधार है वो तेजस्वी की यादव की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहरहाल अब कुछ ही समय में आज से कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर करना शुरू करेगी। फिलहाल बातचीत का दौर जारी है और धीरे धीरे भाजपा हो या एनडीए की जो दलें हैं वो भी अपने प्रत्याशियों की रूपरेखा स्पष्ट करेगी, आरजेडी भी स्पष्ट करेगी और 10-12 दिन बाद आपको और बिहार की राजनीति गर्माता नजर आएगा। होता क्या है, बिहार में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है और बिहार में किसकी सरकार बनती है, इस पर लगातार हमारी नज़रें बनी हुई है और हम हर जगह जाकर, हर विधानसभा में जाकर यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार के जो सीएम की कुर्सी है और सीएम का ताज है वो किसे मिलने वाला है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर देश दुनिया की तमाम खबरों को जानते रहने के लिए। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।